अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने कभी अपने अगल बगल, घर में नहीं सुना होगा, ये अगल बगल जरूर सुना होगा, किसी के पापा को बोलते हुए अभी बजट नहीं है, नेक्स्ट मंथ विल प्लान आउट, ऐसा सुना होगा ना? तो इसका मतलब क्या होता है? अभी बजट नहीं है। तो ये जो एक वर्ड है, इस वर्ड का क्या मीनिंग है? पहले मैं इस पूरे सेंटेंस का आपको मीनिंग बता देता हूं, शायद आप मेरे को इसका मीनिंग बता पाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अभी बजट नहीं है, नेक्स्ट मंथ विल प्लान आउट? सो देयर इज सर्टेन shortage of funds, or you can say money. Therefore, the said expenditure would be probably managed afterwards. सुनाई पड़ी बात बच्चों? सुनाई पड़ी बात? So there is certain shortage of money, therefore the said expenditure would be managed afterwards. कि भाई अभी शॉर्टेज ऑफ मनी की वजह से ये खर्चा अगली बार मैनेज कर लिया जाएगा। तो इसमें सर इस शब्द का मतलब क्या हुआ? बजट शब्द का मतलब क्या हुआ? चिल्ड्रन, here budget is acting as a verb basically. I repeat children, it is acting as a verb. But आपको जो बजट वर्ड समझना है, it is to be understood as a noun. तो इस बजट वर्ड का मतलब एज अ नाउन होता क्या है? आई वांट कि सब लोग अपनी अपनी क्लास वर्क रिवीजन कॉपी में इसको लिखेंगे जरूर, और ये जरूर लिखिएगा ऐसे, अभी बजट नहीं है, नेक्स्ट मंथ विल प्लान आउट, तो आपको याद रहेगा। ओके, सो इट इज अ फोरकास्ट, और यू कैन से प्री प्लान ऑफ द expected revenue, that is income, and expected expenditure. ये तो हम एक जनरल टॉक करते हैं बजट के बारे में चिल्ड्रन, ओके। बट जब हम गवर्नमेंट के बजट की बात करते हैं या हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बजट की बात करते हैं, तो बजट के कॉन्स्टिट्यूशन में और भी बहुत चीजें आ जाती हैं। सो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का मतलब आने वाले टाइम में कितना पैसा खर्च होना है, एंड एक्सपेक्टेड रेवेन्यू मतलब आने वाले टाइम में कितने पैसे आएंगे। और ये आने वाला टाइम सर होता क्या है? सो चलो, ये जो एक्सपेक्टेड की हम बात करते हैं, द टाइम पीरियड फॉर दिस एक्सपेक्टेंसी, जिसे हम टेन्योर वर्ड बोल रहे हैं यहाँ पे, द टेन्योर दैट इज टाइम पीरियड इज जनरली 1 ईयर। गॉट इट क्लियर? और अगर हम बात करें कि भाई ये जो बजट होता है, इसके अल्टीमेटली टाइप्स कितने होते हैं, तो इट हैज मल्टीपल टाइप्स, बट हम दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस में अगर इसको पढ़ें, सो वन इज नोन एज अ पब्लिक बजट एंड अदर इज नोन एज अ प्राइवेट बजट। सो पब्लिक बजट आप बोल सकते हो क्या होता है, अभी बता रहा हूं। प्राइवेट बजट बेसिकली आपके घर का। पब्लिक बजट की अगर हम बातें करें चिल्ड्रन, तो इट कुड बी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिसे हम बोलते हैं यूनियन बजट। एंड चिल्ड्रन, सो कॉल्ड एक दूसरा बजट जो स्टेट बजट होता है, द स्टेट इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, तो आप इसे बोलते हैं स्टेट बजट। जनरली ये जो यूनियन बजट होता है, आपको ये तो पता होगा, लोगों ने सिविक्स काफी पढ़ी होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो स्ट्रक्चर है चिल्ड्रन, इट इज जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। कानून बनाने की प्रक्रिया की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जुडिशरी की बात करें तो भाई सुप्रीम कोर्ट आता है, बिलो दैट हाई कोर्ट, बिलो दैट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट के दो क्लासेस होते हैं, वन इज कॉल्ड एज सेशंस कोर्ट एंड अदर इज कॉल्ड एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
जो आपके ये क्रिमिनल केसेस वगैरह होते हैं ना, ये सब जाते हैं अपने सेशंस कोर्ट वगैरह में। सास बहू का झगड़ा टाइप जो होते हैं, प्रॉपर्टी का जो झगड़ा होता है, ये सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। ओके, तो आगे चलते हैं। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ पे दो होते हैं चिल्ड्रन, वन इज यूनियन, अदर इज स्टेट एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है भाई? प्रेसिडेंट साहब आते हैं, मुर्मू आंटी हमारी, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, लॉजिक समझ में आ गया। उसके बाद वी हैव द प्राइम मिनिस्टर, फिर हमारे पास सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। खोपड़े में बात गई। और स्टेट की बात करें तो सबसे पहले गवर्नर अंकल आते हैं, फिर आते हैं हमारे योगी जी यूपी के केस में चीफ मिनिस्टर साहब, फिर उसके बाद स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, और फिर एजी यूपी साहब आ जाएंगे, व्हाट इट क्लियर, एडवोकेट जनरल ऑफ यूपी। और उसके बाद अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो फिर दो कहानियां हैं, एक यूनियन है और एक स्टेट है। यूनियन में पार्लियामेंट है और स्टेट में स्टेट असेंबली है। स्टेट असेंबली की बात करें तो फिर दो आ जाते हैं, वन इज विधान परिषद, अदर इज विधान सभा। मेरे को पहले विधानसभा लिखना चाहिए था। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं चिल्ड्रन, वो दो तरह के होते हैं, एक राज्यसभा के होते हैं, एक लोकसभा के। लोकसभा इज द लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज द अपर हाउस। इनके क्या क्या काम होते हैं मैं हिस्ट्री और सिविक्स नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, बट थोड़ा सा आप सुन लें। तो लोकसभा जो होता है ना, ये इलेक्ट होके आते हैं, 552 का जो काउंट होता है। दो एंग्लो इंडियन थे, मोदी जी ने कहा बढ़ाओ इनको, ये सब आते जाते हैं नहीं फालतू, वहां पे सीट ऑक्यूपाई करने के लिए फर्नीचर खरी पड़ा था इनका, तो हटा दिया। 550 पे इलेक्शन होता है जनरली। और उसके बाद जो हमारे क्या कहते हैं राज्यसभा के होते हैं 250, उसमें से 12 नॉमिनेटेड और 208 सो कॉल्ड जो लोकसभा वाले होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। व्हाट क्लियर? वोटिंग कैसे होती है? वही फॉर्मूला है, पॉपुलेशन अपॉन नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड इनटू 1/1000 इनटू नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली। खैर ये सब नहीं आने वाला है, ये हिस्ट्री की बातें हैं। ओके, तो ये हमारा सिस्टम पूरा चलता है। अब यहाँ पे यूनियन शब्द का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सर ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बोलते हैं ना यूनियन ऑफ इंडिया। व्हाट यूनियन? जैसे बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 51 स्टेट्स का एक कॉन्ग्लोमरेट है, तो यूनियन ऑफ इंडिया। लॉजिक समझ में आ गया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला जाता है यूनियन गवर्नमेंट, तो हम बोलते हैं यूनियन बजट। ये बजट एक्चुअली में सो कॉल्ड जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं, जैसे अभी निर्मला सीतारमन जी हैं, अभी आने वाला है फरवरी में, आपको नजर आएगा, पहले फेब एंड में होता था, अब स्टार्ट हो गया है। तो पहले इसके लिए ड्राफ्ट तैयार होता है। ड्राफ्ट मतलब नॉर्मल लिटरेचर, जिसको आप सही करते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाते हैं, वो लोकसभा में लोअर हाउस में रिप्रेजेंट होता है। बातें समझ में आ रही है ना भाई? तो लोअर हाउस में जो कंसर्न्ड मिनिस्टर होते हैं बच्चों, वो इसके ऊपर बातचीत करते हैं। जैसे मैं आपको फाइनेंस बिल की बात बताता हूं, निर्मला सीतारमन जी पढ़ 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 पूरी बजटरी स्पीच देंगी, समझ में आ गया? वो पूरा ड्राफ्ट बिल पढ़ रही है एक तरह से। उसके बाद जो हाउस में उस दिन बैठे हुए हैं लोग, वो उसके ऊपर सवाल जवाब भी कर सकते हैं, वो चीजों के आंसर्स भी देंगी। पूरा सेशन खत्म जब हो गया आज का, या मान लीजिए कल फिर पढ़ा जाएगा, बट इतना बड़ा होता नहीं है फाइनेंस बिल जो इतना टाइम लगे पढ़ने में, वो एक दिन में हो जाता है 5-6 घंटे के अंदर। उसके बाद उसको भेजा जाता है राज्यसभा। राज्यसभा में वो 14 दिन तक रहता है। बाकी जो कानून होते हैं जब तक राज्यसभा में पास नहीं होंगे, लोकसभा सो कॉल्ड बकवास है एकदम, तो उनका राज्यसभा में पास होना बहुत जरूरी है। वो वापस लोकसभा में आते हैं, प्रेसिडेंट साहब के पास जाते हैं, उनके पास 3 राइट होते हैं, सबको पता होगा, या तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, या फिर से दोनों लोगों को बुलाएंगे, राज्यसभा और लोकसभा वालों को, भाई आगे कॉमन मीटिंग चाय पानी कर लेते हैं और देखते हैं क्यों नहीं आप लोग पास कर रहे हैं वगैरह वगैरह। बट जो ये फाइनेंस बिल अपना होता है, ये राज्यसभा कुछ भी बोले, लोकसभा इसको मान भी सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है, भाई हम नहीं मानेंगे आपकी बात। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें क्यों बनाई गई हैं? क्योंकि फाइनेंस बिल को अगर डिले किया तो 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, हम कैसे वो मनी मैटर्स इंपोज कर पाएंगे कंट्री में? तो बड़ा जुगाड़मेंट है कानून के अंदर भी पूरा का पूरा। समझ में आ रही बात है कि नहीं? तो बाकी सारे बिल जितने भी कानून बनते हैं वो राज्यसभा से पास होने जरूरी हैं। लोकसभा तो अपने आप प्रेजेंट करके बहस करके आगे भेज देता है। अब लोग बोलेंगे सर पहले राज्यसभा में ही उनको बनवा लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, भाई राज्यसभा के लोग तो नॉमिनेटेड होते हैं या इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। पता नहीं वो लोग पब्लिक के बारे में क्या जानते हो। पब्लिक कहे कि हम उनके ऊपर भरोसा कैसे करेंगे, हमने जिनको इलेक्ट ही नहीं किया है। तो भाई हमने जिनको इलेक्ट किया हम उनके ऊपर भरोसा करेंगे। ओके, तो यहां पे अब पहले लोकसभा में डिस्कशन हो जाता है। मैं फाइनेंस बिल की बात कर रहा हूं क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, बजट। तो लोकसभा में जो हमारी सो कॉल्ड
फाइनेंस मिनिस्टर आंटी हैं निर्मला सीतारमण जी, अभी वो पटर पटर करेंगे, आप सुनिएगा उनकी बात। ओके, उसके बाद ये कहां चला जाएगा? राज्यसभा में। 14 डेज तक वहां डिबेट चलेगी, वो जो बोले ये माने ना माने इनकी दादागिरी है। उसके बाद इट वुड बी सेंड टू द प्रेसिडेंट, मुर्मू आंटी के पास जाएगा। और मुर्मू आंटी भी क्या करेंगे, उनको भी पता है कि भाई प्रेसिडेंट तो हिंदुस्तान में एक कठपुतली होता है, पावर्स बहुत होती हैं, बहुत होती हैं, बट हर चीज में हैव टू कंसल्ट टू द प्राइम मिनिस्टर, हैव टू कंसल्ट टू द प्राइम मिनिस्टर, हैव टू कंसल्ट टू द प्राइम मिनिस्टर। सर ऐसा क्यों? भाई क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट देश चलाती है, डेमोक्रेसी ना, डेमो मतलब इंसान, क्रेसी मतलब शासन। ओके, प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो है नहीं यूएस की तरीके, इसलिए प्राइम मिनिस्टर को डोमिनेटिंग पावर दी गई है। और जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी सुप्रीम पावर्स हैं, बट सुप्रीम शब्द के ऊपर भी डोमिनेटिंग शब्द जुड़ गया। तो करते घर में सब आपके पापा हैं, बट अगेन सुप्रीम कौन है? दादाजी। व्हाट इट क्लियर? दादाजी किसी बात पे अगर नाराज है, पापा बहला फुसला के समझा तो लेंगे, तो पापा प्राइम मिनिस्टर और दादाजी प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस। समझ में आ गया? तो प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए जाता है, और प्रेसिडेंट आंटी या अंकल जो भी हैं, इस समय तो आंटी हैं, वो साइन कर देंगे, जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल असेंट। और उसके बाद ये बन जाता है एक कानून, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस एक्ट, जिसका बजट, इनकम टैक्स एक्ट, ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। समझ में आ गई बात? तो बजट कुड बी कॉल्ड as the kitchen, as the veranda, as the bedroom, as the washroom, as the dining area of the house। और जो फाइनेंस बिल होता है वो पूरा बड़ा सा घर होता है हमारा। तो कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि फाइनेंस बिल और बजट एक ही चीज है, बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। बजट बहुत बड़ी चीज नहीं होता, बहुत छोटा सा पार्ट होता है, फाइनेंस बिल बहुत बड़ा होता है। ओके, तो अभी बजटरी स्पीच आएगी, मैं आपको बता दूंगा, देखिएगा जरूर। और अगले दिन न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स में पूरी स्पीच वर्ड बाय वर्ड प्रिंटेड भी होती है उसके अंदर। तो एवरीबॉडी अंडरस्टूड? वैसे ही सर स्टेट बजट की कहानी क्या है? स्टेट बजट में जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, जनरली चीफ मिनिस्टर साहब ये पोजीशन अपने पास रखते हैं ताकि कोई धांधलेबाजी ना कर पाए। बट सर सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा क्यों नहीं होता? प्राइम मिनिस्टर साहब अपने पास क्यों नहीं रखते ये फाइनेंस मिनिस्ट्री? अरे उनके पास और भी ढेर सारे काम होते हैं ना, इसलिए वो फाइनेंस अलग हाथों में दे देते हैं। तो इतनी बातें सबको समझ में आ गई। और प्राइवेट बजट क्या हुआ सर? अरे आपके घर का बजट, आपके मोहल्ले का बजट, सोसाइटी का बजट, अपार्टमेंट का बजट। तो वी आर कंसर्न्ड मेनली विद व्हाट चिल्ड्रन इन दिस चैप्टर? यूनियन बजट। तो समझ में आ गया बजट कैसे बनता है? पहले ये बजटरी प्रोसीजर के ऊपर आईसी में क्वेश्चन आता था, सीबीएसई में कभी रहा ही नहीं है, और अब आईसी में भी लिखा इट इज फॉर ऑप्शनल स्टडी, बट आपको पता होना चाहिए। तो समझ गए सब लोग? मैं एक बार शॉर्ट में फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले ड्राफ्ट बनता है लिटरेचर, ठीक है, उसके बाद उसी को थोड़ा सा रिफाइंड फॉर्म में, बिल के फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं लोकसभा में, कंसर्न्ड मिनिस्टर उसको पढ़ते हैं पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद उस पर सवाल जवाब होते हैं लोकसभा में। फिर लोकसभा के बाद उसे कहां भेजा जाता है? अपर हाउस, राज्यसभा में लर्नेड लोग वहीं बैठते हैं, उनका 6 साल का टेन्योर होता है, इनका 5 साल का होता है, फाइन। राज्यसभा में लोग उसके ऊपर फिर बहसा बहसी करेंगे, बट वो बकवास है, क्योंकि वो बोले कुछ भी, लोकसभा के ऊपर है, माने चाहे ना माने। अब रियलिटी में क्या है भाई? बीजेपी मेजोरिटी गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार तो है नहीं। ओके, तो यहाँ पे राज्यसभा को भी पता है यार हमारी मानी तो जाएगी नहीं, क्यों अननेसेसरी हम टाइम पास करें, तो वापस वो आता है। हाँ, कुछ चीजें हो सकता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग हमारे पढ़े लिखे लोगों को नहीं समझ में आए, उन्होंने नहीं लिखा ठीक से, राज्यसभा में बात उठी, बातें हुई, समझ में आ गया, यहाँ पे लोकसभा में भाई सही बोल रहे हैं वो लोग, मान भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मानेंगे, चुलबुल पांडे हम तो ठाकुर हैं। तो ऐसा नहीं होता, मेनी टाइम्स दे एग्री ऑन द गुड थिंग्स आल्सो। Thereafter it is sent to the president of the country for his or her assent। साइन हुआ, अगले दिन से वो बन गया फाइनेंस एक्ट। उसी का एक छोटा सा पार्ट है यूनियन बजट। समझ में आ गई बात सबको? एनी क्वेरीज? हम यूनियन बजट की बात कर रहे हैं तो मेरा पूरा फोकस फाइनेंस बिल पे था, मनी बिल पे था, जिसको राज्यसभा के पास कुछ भी पावर नहीं होती है, सिर्फ टाइम पास है। बाकी कोई भी कानून देश का एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल चिल्ड्रन बिना राज्यसभा में पास हुए लोकसभा में वो, मतलब लोकसभा से वापस आके वो प्रेसिडेंट के पास जा ही नहीं सकता। ओके, चलिए, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर कि भाई ये बजट का कॉन्सेप्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये एक फेमस सेइंग है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। इसका क्या मतलब है? वो पुराने जमाने में लोग बोलते थे ना कि भाई पैर उतना ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर है, नहीं तो जुकाम लग जाएगा, ठंडी लग जाएगी। तो कहने का मतलब आप अपनी लिमिट्स में ही खर्च करें। तो अगर मेरी इनकम लेटेस्ट से चिल्ड्रन 1000 रुपीज पर मंथ है,
Should I undertake the obligation to spend 1200 per month? No, not at all. ऐसे हाथ लेके खड़े रहना पड़ेगा ऐसे भिखारी की तरह. ओके, सो इसीलिए बजट बहुत जरूरी है. तो गवर्नमेंट भी यही काम करती है कि भाई जितना रेवेन्यू हो हम उतना ही खर्चा करें, उससे कम खर्चा करें. बट इफ वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन, वेलफेयर स्टेट. सर ये स्टेट क्या मतलब? उत्तर प्रदेश? अरे नहीं भैया, सिविक्स की भाषा में स्टेट का मतलब कंट्री होता है बेसिकली. ओके, कंट्री एंड कंट्री में आने वाले वो सारे इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल होते हैं, जिसका हिसाब किताब का राइट पूरा गवर्नमेंट के पास होता है. फाइन. तो आप एक यूनिवर्सिटी को स्टेट में ला सकते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं, सरकारी यूनिवर्सिटी. ओके, सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री के ऊपर जब मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात आती है तो उनको भाई हिसाब किताब रखना पड़ता है हर चीज का, कि हम कैसे चीजों को रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे. अब यहां पे बजट में मैं एक बात आपको और बता देता हूं. जनरली Feb 1 अब डेट डिसाइड हो गई है जब बजट आता है चिल्ड्रन, तो टिल अक्टूबर इंडिया में जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, टेलीकॉम, वाटरवेज, ट्रांसपोर्टेशन, जितनी भी है चिल्ड्रन, सबसे उनका डेटा मांग लिया जाता है कि भैया अगले साल व्हाट यू एक्सपेक्ट टू गेट द रेवेन्यू एंड व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर. आप हमको अक्टूबर 23 तक बता दीजिएगा कि अप्रैल 23 से मार्च 24 तक आपका कितना रेवेन्यू होगा और कितना एक्सपेंडिचर. मान लीजिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो रोड मेंटेनेंस वगैरह का काम करते हैं, दे से कि भाई हमारा जो रेवेन्यू है ना वो 25,000 करोड़ होगा और जो एक्सपेंडिचर है इट इज 32,000 करोड़. तो जो बजटरी कमेटी होगी वो क्यों ये सब इनसे डॉक्यूमेंट मांग रही है? क्योंकि उनको यहां नजर आ रहा है देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ हाउ मच चिल्ड्रन? 7,000 करोड़. कहां से इन बेचारों को 7,000 करोड़ हम देंगे? अगले साल जीएसटी और लगाओ, इनकम टैक्स थोड़ा सा बढ़ा लो, किसी डिपार्टमेंट का खर्चा कम करके वो पैसा इनको दे दो. तो जब तक सारे डिपार्टमेंट्स, इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, ढेर सारी कमेटीज बनाई गई हैं, तो किस कमेटी का कितना खर्चा है ये हर कमेटी इंडिविजुअली टू द मैनेजिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव कमेटी को आके बता देगी. देन दे वुड प्लान आउट कि कहां से कितना फंड हमें अरेंज करना है. सो गवर्नमेंट हैज टू परफॉर्म इनन्यूमरेबल फंक्शंस चिल्ड्रन, जिससे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो. ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड होता है. कुछ लोग सोचते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी चीज है, कुछ लोग सोचते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कैन पीपल आंसर मी, दोनों में से बड़ा क्या है? चिल्ड्रन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ा शब्द है जिसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा ज्यादा, लिटरेसी बढ़ाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेटर करना. आज ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मैंने एक योगी जी का स्टेटमेंट देखा. अगर किसी भी प्राइवेट स्कूल में 2 गर्ल चाइल्ड सिस्टर हैं, कजन और रियल नहीं होने चाहिए, मतलब रियल ही होने चाहिए. ओके, तो एक की फीस पेरेंट्स भरेंगे और दूसरे की फीस गवर्नमेंट भरेगी. ऐसा क्यों किया गया है? भाई देखिए, बोलते हुए बहुत गंदा लगता है बट सच तो सच ही रहेगा. समझना गया? पुरानी गवर्नमेंट्स क्या करती थी? सीधे नोट देती थी. ये इनडायरेक्टली नोट दे रहे हैं आपको. समझ में आया? वो लोग ब्लैक को ब्लैक रहने देती थी, ये सब ब्लैक को व्हाइट कर दे रहे हैं. भाई इलेक्शन आने वाला और 1-2 साल में, तो वोट इनको कैसे मिलेगा? वोट ऐसे ही मिलेगा. समझ में आया कि नहीं? एंड मेनी डोंकीज इन द कंट्री. सर ये कौन होते हैं? वो गवार माँ बाप जिनको लगता है भाई 2 लड़कियां हो गई, हाय राम. मैं तो कहता हूँ 2 नहीं 4 हो तो लड़कियां ही हो, लड़के तो हो ही ना. डोंट टेक इट अदरवाइज. जिंदगी भर छाती पे लौटेगा सांप की तरह अगर लड़का है तो. जिंदगी भर माँ का लाडला. समझ में आया कि नहीं आया? बट लड़की है तो भाई शादी ब्याह के चली गई, कम से कम जिम्मेदारी 20-22 साल की थी. भाई हमने तो अपनी चिड़िया छोड़ दी, अब जाओ गिद्ध बन के सास समझे उसकी. अंडरस्टैंडिंग और नॉट? लॉजिक समझ में आया? तो आप में से भी जो लड़के लड़कियां घर में अगर भाई बहन हैं एंड गर्ल्स आर मोर लव्ड देन बॉयज, तो उसका रीजन यही है, पापा को पता है भाई कुछ साल बाद ये चली जाएंगी. लड़का तो नालायक जिंदगी भर साथ में रहेगा. क्वार्टेट ले, इसीलिए डांट वाट भी ज्यादा ही खाता रहता थोड़ा सा, ताकि बैलेंस बना रहे. खैर, तो ये बात वोट के लिए है बेसिकली. तो अब खैर वोट तो एक सेकेंडरी चीज है. भाई एक्सपेंडिचर तो होगा ना बच्ची को पढ़ाने में, तो एक्सपेंडिचर कहां से खर्च होगा? योगी जी बोलेंगे मोदी अंकल को, भाई मेरे स्टेट में ना खर्चा थोड़ा ज्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ गर्ल पॉपुलेशन ज्यादा है स्कूल में, तो हमको ना पैसे खर्च करने इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो थोड़ा सा जीएसटी का हिस्सा हमको दे दो, थोड़ा सा जो इनकम टैक्स कलेक्ट हो रहा है ना वो हमको थोड़ा सा और दे दो. Whereas महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है. वहां पे लेट अस से कि भाई गर्ल चिल्ड्रन कम है, बॉय चाइल्ड ज्यादा है,
तो वहां पे वो सरकार का खर्चा कम हो रहा है, तो वहां से मनी डाइवर्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करने के लिए हमें मनी चाहिए, और मनी के मैनेजमेंट के लिए हमें जो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, प्रेडिक्शन करना पड़ता है, इट इज नोन एज बजट। और मैं ऐसे भी कोरिलेट कर सकता हूं, इंटरनेशनल स्फीयर में चल रहे हैं, जो काम आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट करता था ना, वही काम नेशनल लेवल पे बजट करता है, पहला डिफरेंस। दूसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो कॉन्करेंट रिकॉर्ड होता है, मतलब प्रेजेंट एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है, फ्यूचर तो कुछ पता ही नहीं हमको क्या होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या होगा भी तो हम उसमें लिखते नहीं है। बट बजट जो होता है वो हमेशा प्री प्लान, फोरकास्टेड होता है। ये अभी मैं बोल रहा हूं, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब भी निर्मला आंटी बजट, जिसको हम आप बोलते हैं भाई आज बजट आने वाला है पार्लियामेंट में, वो प्रेडिक्शन होता है। प्लस बजट के 2 सेक्शंस और होते हैं, पिछली बार जो डिसाइड किया था उसमें से कितना फुलफिल हो गया। आई रिपीट चिल्ड्रन, उसमें कितना फुलफिल हो गया। लॉजिक समझ में आया? तो ये बात जनरली बुक्स में कम लिखी होती है, बट होता ये भी बजट का पार्ट है। तो बच्चे को ये थोड़ा सा कम पढ़ाया जाता है हमेशा। एवरी बुक सेज कि भाई जितना भी प्री प्लान आज हम करेंगे फॉर द फ्यूचर, दैट इज रिटन इन अ बजट। ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो लास्ट ईयर प्री प्लान किया था, 5,000 करोड़ रुपए खर्च करना है सोलर पावर, सोलर फार्म लगाने में, भाई कितना खर्च हुआ? 3,500 करोड़ हो पाया। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स? क्यों पैसे नहीं खर्च हो पाए? क्या रॉ मटेरियल की शॉर्टेज थी? जहां से सोलर प्लेट्स आनी थी, क्या वो नहीं हो पाई? देन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लुक इनटू द मैटर, और कायदे से फिर उनकी बैंड बजाई जाती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कॉन्करेंट प्रेजेंट चीजें होती हैं, व्हेयरएज बजट में फोरकास्ट भी होगा, और पिछले साल का जो भी शॉर्टफॉल था, डेफिशिएंसी था, दैट टू वुड बी रिफ्लेक्टेड। खोपड़े में बात गई चलन। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें बजट में चिल्ड्रन, तो वी टॉक अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज पब्लिक रेवेन्यू, वी टॉक अबाउट पब्लिक एक्सपेंडिचर, और जब बच्चों खर्चा ज्यादा हो जाता है ना, तो हमें इस खर्चे को पूरा करने के लिए कहीं से हाथ फैलाने पड़ते हैं, दैट इज पब्लिक डेट। आई रिपीट, दैट इज पब्लिक डेट। और उसके बाद हम अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 होती है। जो मनी सप्लाई की बात करती है, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसी। जो टैक्स की बात करती है, इट इज फिस्कल पॉलिसी। तो प्लीज ये 4 पॉइंट्स तो सब लोग लिख ही लें। हमारी सीबीएसई की बुक्स में अलग अलग चैप्टर्स नहीं दिए हुए, बट आईएससी में कायदे से अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड था, और वहां पे भी क्लबिंग हो गई है, सिलेबस कट शॉर्ट किया जा रहा है हर जगह। सो प्लीज पुट दिस चिल्ड्रन, एलिमेंट्स ऑफ बजट यू कैन राइट: पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, फोर्थ इज फिस्कल पॉलिसी। एक फिफ्थ और थ्योरेटिकल पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बजट। तो ये भी आप लिख ही लें तो बेटर रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बजट। डन ऑल चिल्ड्रन? डन ऑल? बी क्विक बी। तो इन सारी बातों को एक साथ फेविक्विक लगाए बगैर हम जोड़ेंगे, एंड वी कॉल इट एज व्हाट चिल्ड्रन? गवर्नमेंट बजट। चलिए, तो ये नोट्स तो सबके पास हैं ही ऑलरेडी। So children, government budget is the annual financial statement of a government which presents the detail of total estimated receipts and total estimated expenditure for the next fiscal year, financial year नहीं, fiscal year। अब देखिए यहां तक की डेफिनेशन में तो बस यही लिखा है ना, बट मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर का जितना अनडन पार्ट होता है चिल्ड्रन, वो भी इसके अंदर रहता है। क्योंकि ये यूनियन गवर्नमेंट का है, तो वी कॉल इट एज व्हाट? यूनियन बजट। पहले ये फेब के लास्ट वर्किंग डे पे होता था, अब ये फेब के फर्स्ट वर्किंग डे पे है। अब कुछ लोगों का ये भी क्वेरी होगा, सर ऐसा क्यों? चलन, टिल नाउ जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, इट स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। तो चाहे 28 फेब को बजट प्रेजेंट हो पार्लियामेंट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 फेब को हो, क्या फर्क पड़ेगा? इसके 2 रीजन हैं जो मेरे को समझ में आते हैं। पहला रीजन, गवर्नमेंट चिल्ड्रन इस सिस्टम को अप्रैल टू मार्च की जगह क्या करना चाह रही है, इसीलिए धीरे धीरे करके पीछे कर रहे हैं लोग। अभी इन्होंने 3-4 साल से 1 फेब कर दिया है, कुछ दिन बाद ये इसको 15 जैन करेंगे, उसके बाद 1 जनवरी करेंगे, उसके बाद हो सकता है और 1-2 साल के अंदर ही ये सीधे सीधे इसको ले जाएंगे 1 दिसंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर, या सो कॉल्ड 15 नवंबर कर देंगे, और फिर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनवरी से स्टार्ट होंगी। रीजन क्या है?
गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज होते हैं चिल्ड्रन, एज वेल एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनका जो एम्प्लॉयमेंट कैलेंडर होता है ना, वो जनवरी टू दिसंबर चलता है। लाइक टीचर्स की जो हॉलीडेज, सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह होता है, वो अप्रैल टू मार्च होता है। बट आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल हो गई, ओके, जो बाकी ऑफिस स्टाफ हो गया, उनकी लीव्स एंड ऑल, ये सब जनवरी टू दिसंबर चलता है। तो से इफ यू आर अ टीचर और आपको साल भर में 15 हॉलीडेज मिलती हैं, तो वो अप्रैल टू मार्च के बीच में काउंट होंगी। बट यही 15 हॉलीडेज आपके स्कूल के ऑफिस स्टाफ के लिए जनवरी टू दिसंबर। और गवर्नमेंट के केस में तो सारे टीचर्स, एम्प्लॉइज जितने हैं, सबका डेटा चलता है जनवरी टू दिसंबर। तो गवर्नमेंट के पास एक क्लैश हो गया है, और ये क्लैश पिछले 70-75 साल से चल रहा है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है दे आर अप्रैल टू मार्च, बट जो एम्प्लॉयमेंट कैलेंडर है वो जनवरी टू दिसंबर है। तो बड़ा प्रॉब्लम चलता है ये। तो इसको सेम करने के लिए धीरे धीरे करके शिफ्ट कर रहे हैं। फंडामेंटल लॉजिक समझ में आया कि नहीं? दूसरी चीज क्या है कि अभी हमने 1 मार्च 28 फेब को जब बजट प्रेजेंट करते थे, तो काफी चीजें फेवरेबल भी होती हैं बजट में और काफी अनफेवरेबल। उसकी वजह से फेवरेबल हुआ, पीपल फील हैप्पी, स्टॉक मार्केट का इंडेक्स बढ़ जाता है। अनफेवरेबल हुआ, पीपल फील सैड, स्टॉक मार्केट का इंडेक्स गिर जाता है। या ये भी बताया गया कि भाई आने वाला बजट जो भी अभी प्रेजेंट हुआ 28 फेब को, वो एनैक्ट होगा अप्रैल से, एनैक्ट होगा अप्रैल से। तो लोगों के पास 1 महीने का ही टाइम होता है डिसाइड करने का कि नेक्स्ट ईयर में क्या करना है। बट अब हमने उन्हें 2 महीने का टाइम दे दिया है। ये तो उड़ती उड़ती खबर मेरे कानों में कभी कभी आती है, रियल ट्रूथ यही है चिल्ड्रन जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। दे वांट टू मेक इट इन कंप्लायंस विद द एम्प्लॉयमेंट कैलेंडर, इसीलिए धीरे धीरे करके पीछे कर रहे हैं इसको। सुनाई पड़ गई बात? चलिए, सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट? आई वुड लाइक कि सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लिखें ऑब्जेक्टिव्स, और सिर्फ हेडिंग्स लिखेंगे, अंदर का कंटेंट सबको पता है। मोबिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग द रिसोर्सेज। अभी एग्जांपल यूज किया था ना कि अगर 2 रियल सिस्टर्स आर स्टडिंग इन अ स्कूल, एक की फीस पेरेंट्स देंगे और एक की फीस सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेकर स्टेट गवर्नमेंट देगी, अपने पास से देगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास कहां से आते हैं? कुछ रेवेन्यू ये डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं। आप बर्गर खाते होंगे तो SGST आपने सुना होगा बिल में, और CGST भी सुना होगा। तो SGST का पैसा तो सीधे स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाएगा। ये जाता है बच्चों सेंट्रल में, जरूरत के अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देती है। तो सेंट्रल में अगर गवर्नमेंट बीजेपी की है और स्टेट में भी बीजेपी की है, तो भाई कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सगी संतान है। ओके, सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी की और स्टेट में कांग्रेस की, दम है तो लेके दिखाओ पैसा। अंडरस्टैंडिंग? तो ये सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात है, तो ये अच्छे भी रखने पड़ते हैं हमको। तो ये काम भी GST का इसीलिए किया गया था कि सारी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के चंगुल में रहे। तो पहले क्या होता था, मान लीजिए 12% सर्विस टैक्स है जब आप किसी फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। अब लेट अस से ये 12% मान लीजिए, वैसे तो 5 है, मान लेते हैं 12% GST हो गया। पहले तो पूरा 12% जो स्टेट रेवेन्यूज थे वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट की जेब में डायरेक्टली जाता था। अब क्या हो जाएगा, 6% जाता है स्टेट की जेब में और 6% सेंट्रल, और फिर सेंट्रल नीड के हिसाब से किसको देता है? स्टेट को। तो GST इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स भी एक तरह का चंगुल है, ट्रैप है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया कि हम किसको फंसा सके? स्टेट को। समझ में आ गया? इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपकी उम्र तो हो गई है 32 ईयर्स, आपके पापा आज भी आपके साथ ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हैं और 2 लोग साइन करते हैं तभी बैंक से पैसा निकलता है। तो कहने को तो अकाउंट आपका है, बट ऑपरेटिंग राइट्स दोनों के पास हैं। समझ में आई बात की नहीं? समझ में आई बात की नहीं? चलिए, तो ये बात सबको क्लियर हो गई। तो मोबिलाइजिंग का मतलब कहां से पैसा आएगा, और मार्शलिंग मतलब कैसे उसका एलोकेशन किया जाएगा। तो हम अगर बात करें तो भाई सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास टैक्सेस के थ्रू ही आता है। बाकी अभी टाइप्स ऑफ रेवेन्यू आप पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जब मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ जनरली आउट ऑफ द वे, भाई क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, बच्चे कहता है सर इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सर GST। अरे भैया मीनिंग पूछा गया, एग्जाम्पल नहीं पूछा गया। जो टैक्स मेरे ऊपर थोपा जाए और मैं ही पे करूं, मेरे ऊपर थोपा जाए मैं ही पे करूं। आपके पापा ने पैसे कमाए बिजनेस से या जॉब से, और उनका इनकम टैक्स उन्हें देना, मैं नहीं दूंगा। और मैंने इनकम कमाई, मेरा इनकम टैक्स मैं दूंगा, आपके पापा नहीं देंगे। तो दैट टैक्स whose impact and incidence lies on the
सेम पर्सन, IISP बोलता हूं मैं इसको, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाइज ऑन द सेम पर्सन, इसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाइज ऑन डिफरेंट पर्सन, IIDP, ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। लॉजिक समझ में आया? पक्का? PVR सिनेमाज आप गए, आपने सो कॉल्ड पठान मूवी का टिकट खरीदा, समझ में क्या? बाहर वो शिवसेना वाले मारने पीटने को तैयार रहेंगे आपको, तो टिकट अंदर ही आप पाड़ दीजिएगा, उनसे बोलिए मतलब मूवी देख के आए हैं, समझ में आ गया? और उल्टा बुराई जरूर करिएगा अगर जान बचानी है तो इन दैट केस आपके ऊपर 18% का GST लगा, आपके ऊपर मतलब टिकट पे। तो लेट अस से कि भाई 200 रुपए की टिकट है, 36 रुपए उसमें GST ऐड हुआ, यू पेड हाउ मच? 236 टू PVR सिनेमाज। तो ये 36 रुपए एक्चुअली गवर्नमेंट ने किसके ऊपर इम्पोज किया था? PVR सिनेमाज के ऊपर, और अल्टीमेटली देना किसको पड़ गया? आपको। तो इम्पैक्ट था PVR सिनेमाज पे और इंसिडेंस आपके ऊपर आ गया। दिस इज कॉल्ड एज व्हिच टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। सुनाई पड़ी बात बच्चों? हाउ डज टैक्स एंश्योर्स इकोनॉमिक ग्रोथ? भाई बहुत सिंपल सी बात है। दोज पीपल हु अर्न इनकम और प्लेसेस वेयरसोएवर सम रेवेन्यू मूवमेंट इज देयर, गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगाती है। टैक्स की डेफिनेशन तो पता है ना सबको भाई? कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन बाय अ पर्सन टू द गवर्नमेंट वेयर मनी इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड स्पेंट फॉर द कॉमन बेनिफिट ऑफ द पीपल। ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन जी अगर 10 करोड़ टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके घर के बाहर रोड पे AC लगवा देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। बेसिकली महाराष्ट्र वाले इसीलिए नॉर्थ इंडियन से परेशान रहते हैं कि देश का 50% इनकम टैक्स अकेले महाराष्ट्र से आता है और खर्चा सबसे ज्यादा कहां होता है? बैकवर्ड स्टेट्स, UP MP बिहार में। इसीलिए UP MP बिहार वालों के अगेंस्ट रहते हैं वो। मैं 2-3 बार मुंबई गया हूं, जब भी मेरे से कोई बोलता है आप कहां से आए हैं, मैं बोलता हूँ इलाहाबाद से, अमिताभ बच्चन जी के शहर से, तब तो वो बैठा लेता है टैक्सी में, और नहीं तो कह रहा है हम नहीं बैठाएंगे आपको। चलिए खैर, जस्ट अ जोक। तो ये बात सबको समझ में आ गई? तो जब बच्चों ये टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है तो गवर्नमेंट के पास पैसा ही पैसा आ जाता है, और गवर्नमेंट इस पैसे को देश में चलाने के लिए खर्च करती है। आपने अगर देखा हो एक पुलिसमैन जो सड़क पे ड्यूटी कर रहा है, जिन्होंने हेलमेट नहीं लगे उनसे पैसे लेता है, आप भी उनसे पैसे लेते हो? 50 रुपए आप भी दीजिए, आपने भी हेलमेट नहीं लगाया है। समझ में आया कि नहीं? तो वो आपको पैसे नहीं देगा। इवन अगर आप पुलिस स्टेशन गए FIR रिपोर्ट करने चल रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो जो रिफ्रेशमेंट चार्जेस लेते हैं आपसे वो अलग चीज है, बट जनरली FIR की कोई फीस नहीं होती है कि भाई 100 रुपए की चोरी हुई तो 2 रुपए फीस है, 1 करोड़ की चोरी हुई तो 5,000 रुपए फीस है। क्या ऐसा कुछ होता है? नो। मर्डर की रिपोर्ट लगानी है, लो पहले 51,000 जमा करो। अब आप पुलिस से कहेंगे भाई हमारे पड़ोस में मर्डर हो गया, आप खुश हो रहे हैं, अरे और क्या, राशन पानी बचा कि नहीं बचा, कल से आदमी खाना भी बनाना पड़ेगा, कपड़े भी नहीं धुलने पड़ेंगे, कितना फायदा हुआ? तो खुशी की बात है, तो शगुन का 51,000 टेक दो हमारे यहाँ। तो ऐसा नहीं होता है। बॉर्डर पे सियाचिन में बेचारे -20, 30, 40 डिग्री पे जो लोग सिक्योरिटी देते हैं कंट्री को, डू दे चार्ज एनी मनी फ्रॉम यू? नो नो नो। तो आपके पापा मम्मी जो पैसे कमाते हैं उसमें से टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, और गवर्नमेंट ये पैसा उसी में से खर्च करती है। कोविड वैक्सीन आपको लगी, पूरी फैमिली को लगी, 2-2, 3-3 डोज। कुछ लोग तो झूठ बोल बोल के डोज लगवा रहे हैं, फ्री है। बताया ना, हिंदुस्तानी आदमी जहर भी फ्री मिले तो पी जाए। ओके, तो गवर्नमेंट ने पैसे तो लिए नहीं, अभी लाखों करोड़ रुपए कहां से आया? टैक्स के पैसे से आया। और अगर कोविड से भयंकर लोग मर जाते, जीनियस लोग भी मर जाते, मैं ही ना रहता मान लीजिए, तो कैसे देश की तरक्की होती? मैं मतलब टीचर ना रहते तो गवर्नमेंट ने कंट्री को बढ़ाने के लिए लोगों के ऊपर पैसे खर्च करने स्टार्ट किए। सपोजिंगली यू क्वालिफाई और लेट अस से वो कौन सा एग्जाम होता है अपना NDA CDS वाला जो होता है, और आपकी भर्ती एयरफोर्स में हो जाती है। अब आपको फ्लाइंग पायलट बनाया जाता है, आपके ऊपर 15-20 लाख रुपए खर्च होता है। एक दिन आप गुस्सा आ गए, एक दिन आप गुस्सा आ गए, प्लेन से उड़ते उड़ते कॉकपिट से बाहर निकला, प्लेन जाए भाड़ में। तो अल्टीमेटली करोड़ों रुपए का प्लेन होता है, टूटता टाटता है, कहां से पैसे आते हैं भाई? यहीं से। आपकी पढ़ाई लिखाई फ्री में कराई गई है, आपको पैसे भी नहीं उतने देने पड़ते। यूनिवर्सिटी में आप अगले साल जाएंगे पढ़ेंगे, फीस कितनी होगी? सम कपल ऑफ थाउजेंड रुपीज फॉर द ईयर ओनली। स्कूल में फीस कितनी थी सर? लगभग 1 लाख रुपए। तो ऐसा तो है नहीं कि यूनिवर्सिटी के टीचर को हम कटोरा पकड़ा देते हैं, भाई पहले तुम 4 घंटा क्लास ले लो, फिर हनुमान मंदिर के बाहर बैठ जाना मंगलवार को, थर्सडे को साईं मंदिर के बाहर बैठ जाना, सैटरडे चर्च और संडे गुरुद्वारे के बाहर बैठ जाना, वहीं इकट्ठा कर लेना पैसा। हमारे बच्चे तो इतना देते नहीं है। तो यूनिवर्सिटी के खर्चे, मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात बताता हूँ। जिस साल ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुई थी, 2005-06 में चल रहा है, 115 करोड़ रुपए की ग्रांट आई थी। 115 करोड़।
यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स की सैलरी और बाकी खर्चे हैं वगैरह वगैरह। बट यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट से फीस इतनी आती नहीं है, तो कैसे देश चलेगा? जो आपके पापा मम्मी टैक्स देते हैं उसी में से सारे एक्सपेंसेस बेयर किए जाते हैं। पीपल अंडरस्टूड हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ इज एंश्योर्ड चिल्ड्रन? सो गवर्नमेंट लोगों को मोटिवेट करती है कि भाई आप अपना टैक्स टाइम पे जमा करें और टैक्स जमा करें कम से कम। लोगों को पता होगा कि हमारे देश में इनकम टैक्स देने वाले कितने लोग हैं चिल्ड्रन? अराउंड 3.77%। बस 100 में से 4 आदमी इनकम टैक्स देता है सरकार को। सर इतना कम इसलिए कि 100 में से देने लायक ही 40% है। अरे हर घर में मान लीजिए पापा है, मम्मी है, दादा दादी, सब थोड़ा कमाते हैं भाई, कमाएंगे तो 1-2 लोग। गॉट इट क्लियर? तो 100 लोग अगर कंट्री में रह रहे हैं तो कमाने वाले 40% लोग हैं, उसमें से टैक्स कितने देते हैं? 10% ऑफ 40% अराउंड 4%। 90% इंसान तो हिंदुस्तान में टैक्स देता ही नहीं है। सर गवर्नमेंट डजंट डू एनीथिंग, व्हाट दे कैन डू? घर घर जाके दरवाजा खटखटाएंगे नहीं, इतना समय नहीं है। सरकार कह रही है कोई समस्या की बात नहीं है, लगाओ इन पे IIDP। नहीं दोगे ना टैक्स, चाट का ठेला है ना तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जाओगे मारुति की विटारा ब्रीजा गाड़ी खरीदने, गॉट इट क्लियर, और महंगी हुंडई की वरना, कोना, खिड़की, डिब्बा, ये सब गाड़ी खरीदोगे ना, 28% का GST लेंगे। 47 लाख रुपीस की आती है फॉर्च्यूनर टोयोटा की, 17 लाख रुपए तो सरकार को टैक्स मिल जाता है उसमें। 13-14 लाख रुपए GST पा जाती है सरकार, और 5 से 6 लाख रुपए नंबर प्लेट का। अब ये मत बोलिए सर नंबर प्लेट मैं खुद ही कटवा लूंगा, लोहे की लगवा लूंगा। RTO रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो गवर्नमेंट कह रही है कोई बात नहीं, मत दो इनकम टैक्स, हमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम GST ले लेंगे। तो अगर हमारी कंट्री में लोग इनकम टैक्स बहुत ढंग से देने लग जाए बच्चों, आई डोंट थिंक सो कि GST में ये 28% वाला स्लैब रखने की कोई गवर्नमेंट को कभी जरूरत भी पड़ेगी। बिकॉज मैक्सिमम पीपल इन द कंट्री डू नॉट पे टैक्स। सो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को कोप अप करने के लिए GST का परसेंटेज कुछ चीजों पे बहुत ज्यादा लेती है। तो एयर कंडीशनर्स हो गए, वॉशिंग मशीन पे अब कम हो गया, पहले 28% था, एयर कंडीशनर पे आज भी 28% है। आप महंगे होटल में स्टे करते हैं, मान लीजिए ताज में, मुगल शेरेटन में, मौर्य शेरेटन में, आपने 16,000 रुपए का रूम बुक कराया, गॉट इट क्लियर, तो आपको वहां पे कम से कम 28% GST देना पड़ेगा। गॉट इट? तो ये बात सबको समझ में आ गई? इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर, ये कैसा एक्सपेंडिचर होता है सर? भाई पावर प्लांट लगाना, टेलीकॉम टावर्स लगाना, वाटर सप्लाई अरेंज करना, अंडरग्राउंड वायरिंग इलेक्ट्रिसिटी की। वो के टेक्नोलॉजी वाले लोग भी होते हैं ना देश में, व्हाट इज दिस के टेक्नोलॉजी, पता होगा सबको? जो बेचारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को परेशान नहीं करते, जाओ एप्लीकेशन दो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आए, सीधे तार डाल दिए, लंगड़ मार लो उसी के अंदर, कटिया। ओके, तो इन सब लोगों से, चोरों से बचने के लिए अंडरग्राउंड वायरिंग आजकल हो रही है हर जगह। तो इट इज ऑल कॉल्ड एज चिल्ड्रन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाई जाती हैं। अगर इलाहाबाद में आपने नैनी एरिया के बारे में सुना हो, किसी जमाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर था चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ पे थी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने ध्यान दिया नहीं, फैक्ट्रीज को बेनिफिट्स मिले नहीं जो मिलने चाहिए थे, एंड दे ऑल क्विटेड। कानपुर अगर आप कभी जाते हो तो कानपुर में चिल्ड्रन आपको एक जगह मिलेगी जहां पे फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज हैं, एंड द नेम ऑफ द एरिया इज पंखी, नहीं पनकी, पनकी इंडस्ट्रियल एरिया। बहुत फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाने पे गवर्नमेंट इंसेंटिव भी दिया करती थी किसी जमाने में। अब इंसेंटिव उस तरह के नहीं मिलते, अब बस ये इंसेंटिव है कि भाई 24 घंटे अनकट इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी ताकि आपका प्रोडक्शन हैम्पर ना हो। तो LML जैसी एक कंपनी थी, स्कूटर्स बनाती थी, तो वहां पे इनकी फैक्ट्री हुआ करती थी। देन ये जो ऑटो नहीं होता जिसपे ग्रीन कलर का होता है, JSA लिखा होता है, इनकी फैक्ट्री भी पनकी में ही है, एंड मेनी अदर फैक्ट्रीज आर देयर चिल्ड्रन। रेड चीफ शूज जिनका आता है, घड़ी डिटर्जेंट, और ये पान पराग वाले जो कोठारी ब्रदर्स हैं, ये सब कानपुर के रहने वाले हैं। तो इन सब की फैक्ट्रीज भी वहां पे हैं बेसिकली। तो गवर्नमेंट इस सेक्टर को पूरा सेटअप करती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पावर प्लांट के लिए आपको, सॉरी पावर प्लांट क्या गया मैं, किसी भी तरह का प्लांट लगाने के लिए पावर चाहिए आपको, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए, ये सारे अरेंजमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और पैसा खर्च कहाँ से होता है? अगेन फ्रॉम द मनी टेकन एज टैक्सेस। गॉट इट? देन चिल्ड्रन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सर किस तरह का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, एक बच्ची की फीस माँ बाप देंगे और दूसरे बच्चे की फीस गवर्नमेंट देगी। देन आपने चिल्ड्रन ये MDM सुना है, मिड डे मील,
गांव वगैरह में इसी अट्रैक्शन को दिखाकर बच्चों को स्कूल बुलवाया जाता है ताकि वो आए, फ्री में खाना खाएं और कम से कम इसी बहाने पढ़ भी लें। दे अल्टीमेटली गेट बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ड्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम भी यहीं पढ़ेंगे अब जाके, बुक भी फ्री है, ड्रेस भी फ्री है। ये सिर्फ 1 to 5 के लिए होता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में है ना, एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर इज कंपल्सरी एंड फ्री। तो ये सिर्फ उन स्कूल में आपको नहीं मिलेगा, एंड इट इज ओनली फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ दैट एरिया। अब ये नहीं कि मुकेश अंबानी बोले मेरा बच्चा भी यहीं पढ़ेगा और इसको इतना टहलाओ इतना टहलाओ इतना टहलाओ कि थोड़ा पतला हो जाए कम से कम। तो सो कॉल्ड ये चीजें गांव वगैरह में इसीलिए की जाती हैं ताकि कम से कम लोग पढ़ें। बट अगेन जाके गांव वगैरह का कभी हाल देखिएगा, द एफर्ट्स आर ऑल फ्यूटाइल चिल्ड्रन, किसी काम का नहीं है, क्योंकि टीचर्स आर एंगेज्ड इन सो मेनी अदर एक्टिविटीज कि किताब में पढ़ने में तो अच्छा लगता है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बट अगेन गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, उन टीचर्स की भी गलती नहीं है, सिस्टम इतना बड़ा है, देश चल ही रहा है, बस यही बहुत बड़ी बात है। ब्रिंगिंग बैलेंस्ड ग्रोथ, हाउ वी कैन ब्रिंग बैलेंस्ड ग्रोथ? भाई जो एरिया थोड़ा सा भी वीक है वहां पे और इन्वेस्टमेंट करवाते हैं ताकि लोग फैक्ट्रीज लगाएं। अभी जैसे यूपी में इन्वेस्टमेंट समिट की बात हम लास्ट क्लास में भी कर रहे थे, आज फिर कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली बिजनेसमैन इन्वेस्ट देयर मनी, अल्टीमेटली इसकी वजह से नई फैक्ट्री सेटअप होती हैं एंड दे जनरेट व्हाट चिल्ड्रन? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो दोज हु आर वर्किंग देयर विल गेट सम इनकम। इनकम होगी तो दो चीजें होंगी, रोजमर्रा का खर्चा होगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और सेविंग्स वगैरह करेंगे तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा तो गुड्स की चिल्ड्रन डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए एडिशनल फैक्ट्री सेटअप की जाएंगी। एडिशनल फैक्ट्री सेटअप जब की जाएंगी तो इसका लॉजिक क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ाना है, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या रोबोट्स ले आएंगे? we'll again have employment. I remember I passed my IC examinations in the year 1998 और आप कब देने जा रहे हैं? 2023 में। कितना गैप हो गया चलो? 25 साल, सिल्वर जुबली, समझ में आ गया? 25 साल, 25 साल पहले हमारे शहर में शायद 25 स्कूल नहीं थे चिल्ड्रन, और आज सो कॉल्ड सिर्फ जो बोर्ड से एफिलिएटेड है, CBSE, ISC एंड ऑल चिल्ड्रन, they are over, you can say 50 plus over। नहीं, मैं बात कर रहा हूं मतलब जो ऐसे स्कूल्स हैं जो कॉम्पीट करते हैं, जिनके में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। कुछ स्कूल ऐसे ही भाई जहाँ पे 100 ही बच्चे होंगे क्लास 10th के, नहीं तो मैं उन स्कूल्स को नहीं लेके चल रहा हूँ। और मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिटी की बात कर रहा हूँ। अब आप 25 किलोमीटर बाहर चले जाएंगे तो इलाहाबाद लगेगा जरूर, वो इलाहाबाद 30-40 किलोमीटर तक स्ट्रेच होता है, तो उसको जोड़ लेंगे तो बहुत ढेर सारे हो जाएंगे, 10-15 तो आपको केंद्रीय विद्यालय ही मिल जाएंगे। आई एम टॉकिंग जो हमारी प्रॉपर टाउन एरिया के अंदर स्कूल्स माने जाते हैं। तो दिस इज व्हाट चिल्ड्रन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? पॉपुलेशन बढ़ गई। हम जब क्लास 12th में थे, व्हाट इट क्लियर, तुम पढ़ने वाले 2 बच्चे थे घर में, मी एंड माई सिस्टर। सिस्टर हैव 1 चाइल्ड, आई हैव 2, तो उस घर में कितने बच्चे हो गए? 3। उस फैमिली बड़ी हुई, व्हाट इट क्लियर, तो स्कूल्स की भी नीड अकॉर्डिंगली ज्यादा है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? सो अल्टीमेटली दीज आर द वेज कैसे हम बैलेंस ग्रोथ लेके आ सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि भाई लोग फॉरेन कंट्रीज पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वहां के कॉलेजेस से बात करके इंडिया में उस तरह का पैरेलल एजुकेशन सिस्टम सेटअप कर सकते हैं। तो जो बच्चे उतनी एक्सपेंसिव फीस खर्च करके बाहर नहीं जा सकते, दे कैन गेट द एजुकेशन इन इंडिया इटसेल्फ। ओके, सो टैक्स कंसेशंस दिए जाते हैं बिजनेसमैन को। आइए आप हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फैक्ट्री लगाइए, 10 ईयर्स तक हम आपसे इनकम टैक्स नहीं लेंगे। अगले 5 ईयर्स आपकी 50% इनकम पे टैक्स लगेगा, 50% एग्जेम्प्ट होगी। अगले 5 ईयर्स आपकी सो कॉल्ड 25% इनकम पे हम टैक्स नहीं लेंगे, 75% पे लेंगे, और उसके अगले 5 साल बाद से पूरी इनकम पे आप टैक्स दीजिएगा। तो मतलब पहले 20 साल तो हमने आपको अच्छा खासा टैक्स बेनिफिट दिया। इलेक्ट्रिसिटी आपको इस एरिया में बहुत सस्ती मिलेगी। लैंड की जो वैल्यू होगी हम आपसे नेग्लिजिबल चार्ज करेंगे। वो एग्जांपल दिया था ना, 1 रुपए में अडानी से आपको जमीन मिली है, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट को पता है जमीन एकदम बेकार है। 1 रुपए नाम के लिए ले लिया, जमीन पे लाखों रुपए खर्च करके उसको प्लिंथ बराबर करके फैक्ट्री लगाने लायक बनाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने तो मान लीजिए अडानी जी से 1 करोड़ रुपए लिया, अडानी जी ने उसके ऊपर 1000 करोड़ लगाया, तब वो फैक्ट्री लगाने लायक बनी, और फिर 10,000 करोड़ खर्च किया उसके ऊपर।
ओके, सो दीज आर द अदर इंसेंटिव्स दैट पीपल गेट. सब्सिडीज ऑन इनपुट्स. आप अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं तो हम आपके खरीदे गए रॉ मटेरियल पे भी आपको टैक्स का एग्जेम्पशन दे देंगे, ताकि रॉ मटेरियल जब आपके लिए सस्ता पड़ेगा तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ प्रोडक्ट की आउटपुट वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होगी. ओके, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन बैकवर्ड रीजन, ये तो सेम चीज जो मैंने आपको बताई है. तो गवर्नमेंट इज लीस्ट इंटरेस्टेड. नोएडा का नाम सुना बच्चों आपने? एनीबडी नोज द फुल फॉर्म ऑफ नोएडा? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी. किसी जमाने में इंडस्ट्रियल एरिया था दिल्ली के बगल में, इतना डेवलप हुआ, इतना डेवलप हुआ, इतना इन्वेस्टमेंट हुआ कि अब ये दिल्ली का शॉपिंग सेंटर एंड सो कॉल्ड आप बोल सकते हो लेजर हब बन चुका है. तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो सैटरडे संडे वीकेंड पे मूवी देखना हो, बड़े बड़े मॉल्स विजिट करने हो, या किसी गेम जोन में या वो थीम पार्क्स में जाना हो, तो दे विजिट नोएडा बेसिकली. तो ऐसे ही वो अब इसको डेवलप कर चुके हैं. तो अब नियर यू कैन से लखनऊ शहीद पथ के अगल बगल आपने देखा होगा एक वो स्टेडियम भी बना है. उस स्टेडियम का हमारे अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ एमओयू है, उनकी टीम वहां रेगुलर प्रैक्टिस करने आती है. तो एटलीस्ट उसका अपकीप मेंटेनेंस का पैसा हम उनसे वसूल लेते हैं और हमारे लोग वहां पे फ्री में प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड ऑल दैट. देन वी हैव रिमूविंग इनइक्वालिटीज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. भाई मैं गरीब आदमी हूँ तो और टीचर भी हूँ, तो मेरे ऊपर गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं चाहिए. आप लोग बहुत रिच हैं, आईफोन भी आपके पास, तो आप लोगों से गवर्नमेंट को मैक्सिमम टैक्स लेना चाहिए. बट गवर्नमेंट उल्टा करती है, मेरे जैसे से टैक्स मांगती है और आप जैसे से टैक्स नहीं मांगती है. ओके, तो ये इनइक्वालिटी ऐसे ही हटेगी कि रिच कम्युनिटी से ज्यादा टैक्स लो. अंबानीज वुड डेफिनेटली पे मोर टैक्स एंड आई शुड बी पेइंग लेस. और अगर आप लोग कल को मान लीजिए नेता वगैरह बन जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, तो भाई मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक बिल पास करिएगा कि टीचर्स की इनकम पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए. वो किसी भी सोर्स से कमाई गई हो, चाहे उनको बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा हो, किराएदार से किराया मिल रहा हो, अगर वो डेजिग्नेटेड टीचर हैं, इससे बड़ा फायदा होगा. मैं आपको बताता हूँ, एजुकेशनल स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा. हर इंसान पढ़ पढ़ कम से कम टीचर बनने की कोशिश करेगा, और टीचर बनने के लिए बीएड का लाइसेंस कंपलसरी कर दीजिए. ठीक है, तो चलो अगली क्लास में हम बजट में आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे. दैट इज टुमारो. किसी की यहाँ तक कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क.